जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो हम बात कर रहे थे कि कैबिनेट मिशन और इसके पहले एक्ट, चार्टर्ड एक्ट और भारत शासन अधिनियम की बात किए थे। एक बार हम आपको रिवाइज करा दे रहे हैं। 1773 के चार्टर्ड एक्ट में क्या हुआ था? चार्टर्ड एक्ट किसे कहते हैं? जो डायरेक्ट ब्रिटेन से कानून बनता था उसे चार्टर्ड एक्ट कहा जाता है। और भारत शासन अधिनियम किसे कहा जाता है? जो भारत में ही रहकर कानून बना था उसे कहा जाता है। हम आगे भारत जो ब्रिटेन से बने हैं चार्टर्ड एक्ट उसको रिवाइज करा दे रहे हैं। उसके बाद भारत शासन अधिनियम की बात करेंगे। सबसे पहले 1773 में आया था। यह ईस्ट इंडिया कंपनी को सुधार करने के लिए यह ब्रिटेन से कानून आती थे। इसमें क्या किया गया था? कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट खोला गया था जिसका जज एलिजा एम्प थे, जिसके 3 जज और थे, चेस्टर, नीलेस्टन और हाइडे। और इसमें क्या किया गया था कि पहले बंगाल का गवर्नर होता था, लेकिन मुंबई में भी गवर्नर बैठते थे और मद्रास में भी गवर्नर बैठते थे। इसलिए मुंबई और मद्रास को अधीन कर दिया गया था कलकत्ता के। फिर उनका पद बढ़ा दिया गया। बंगाल का कलकत्ता का जो गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल बना दिया गया था। फिर इनके बाद दूसरा चार्टर्ड एक्ट आया 1784 में। इसमें क्या किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को और सुधार करने के लिए ईस्ट इंडिया चार्टर्ड एक्ट आया। इस समय क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी में दो शासन लागू हो गया कि निर्देशक मंडल और नियंत्रण मंडल। निर्देशक मंडल व्यापार को देखते थे और नियंत्रण मंडल सैन्य और राजनीतिक मामले को देखते थे, जो ब्रिटेन से ही डायरेक्ट कनेक्ट किया जाता था। और 1773 और 1784 का गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग्स थे। फिर 1786 का चार्टर्ड एक्ट आया। इसमें क्या हुआ कि गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस आए और उनके पास बहुत सारा ऐसा विधेयक आता था जिसको रोकने के लिए उन्हें वीटो की शक्ति दिया गया। फिर आया 1813 का चार्टर्ड एक्ट। इसमें क्या हुआ कि फ्रांस में जो आधुनिक क्रांति फैल गई थी, जिसे ब्रिटेन की सारी कंपनियों को भगा दिया गया था। फिर वही ब्रिटेन की सारी कंपनियां फिर भारत आई। उस समय क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि आप तो हमारे साथ यह गलत व्यवहार कर रहे हैं, हम आपको पास लोन मांगने गए थे लेकिन आप लोन न देकर सारी कंपनियों को भेज रहे हैं, इससे हमारा बिजनेस बहुत घाटा जाएगा। तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और चीन से सिर्फ चाय का व्यापार आप कर सकते हैं, इसके अलावा अदर कंपनी नहीं करेगी। इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार प्राप्त हुआ और उसी समय जो कंपनी और सब आया था उन्हें ईसाई धर्म करने की अनुमति दिया गया था। और प्रति वर्ष 1 लाख खर्च करने के लिए शिक्षा पर कहा गया था। फिर 1833 में क्या हुआ कि एक और अधिनियम आया जो 1813 का सुधार करने के लिए। 1813 का जो अधिनियम था उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड मिंटो प्रथम थे। और 1833 का जो गवर्नर चार्टर्ड एक्ट आया उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। 1833 का चार्टर्ड एक्ट में कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लेकिन यह पहले बंगाल का गवर्नर जनरल रहते थे, अब उसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। किसको? विलियम बेंटिंग को। और इसमें कहा गया था कि आप जाइए और सुधार कीजिए। और इसमें एक समस्या क्या आया कि इनके साथ में एक विधि सदस्य भी आए और साथ ही साथ इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का जो चाय का एकाधिकार था उसे पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, क्योंकि पुर्तगाल ब्लैक में जाकर अमेरिका महाद्वीप पर बेच देता था, जिस कारण इसे पूर्णतः ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। फिर 1853 का चार्टर्ड एक्ट आया जिसको मैं लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बना। पहले बंगाल का था, अब तो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। उस समय लॉर्ड डलहौजी आए, उन्होंने क्या किया, एक पूरा का पूरा विधि परिषद ले आए और उसमें क्या किए कि ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भी कर्मचारी को बहाल लेना है तो वह खुली प्रतियोगिता कर दिए। इसमें कोई भी फॉर्म भर के आप परीक्षा पास कीजिए, आप नौकरी कर सकते हैं। और फिर 1858 अब क्या हुआ कि यह भारत में ही कानून बनना चालू हो गया। इस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था उन्हें हटाकर वायसराय बना दिया गया था। जैसे पहले तो गवर्नर जनरल भारत में रहते थे, लेकिन अब क्या हुआ कि भारत का जो सत्ता रहेगा वह प्रधानमंत्री ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पास चला जाएगा। अब ब्रिटेन
का प्रधानमंत्री की प्रतिनिधित्व करने के रूप में एक वायसराय आएंगे और वायसराय का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सचिव का गठन किया गया था। उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिक आए थे। इस समय क्या हुआ था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी में द्वैत शासन लागू हो गया था, निर्देशक मंडल और नियंत्रण मंडल उसे समाप्त कर दिया गया और भारत का सत्ता प्रधानमंत्री को दे दिया गया, माने राजा को दे दिया गया। उस समय क्या हुआ कि राजा का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक वायसराय नियुक्त किए गए। वह वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिक थे। और वायसराय की निगरानी करने के लिए एक सचिव बहाली किया गया जिसका नाम स्टेनली था। स्टेनली। इसमें कुछ सुधार नहीं हुआ, सिर्फ यही सुधार हुआ। फिर आया 1861 का भारत शासन अधिनियम। इसमें वायसराय के रूप में चार्ल्स जॉन कैनिक आए। चार्ल्स जॉन कैनिक 1861 में। एक नाम में आईपीसी धारा आ गए। इसमें पोर्टफोलियो विभाग है जिसे विभागीय प्रणाली कहा जाता है। मंत्रिमंडल आ गए इन्हीं में, और इन्हीं में अत्यादेश करने की शक्ति वायसराय को आ गया कि राजा डिसाइड कर लेंगे तो वायसराय अत्यादेश जारी कर सकते हैं। इस पर खिलाफ होकर ब्रिटेन के संसद ने कहा कि हमारा वायस बिना संसद से पार किए हुए राजा का यह अधिकार नहीं है कि अत्यादेश पारित करे। तो वह फिर सत्ता रानी को चला गया। वो 1871 में सत्ता भारत का रानी के पास चला गया। फिर 1892 का भारत शासन अधिनियम आया। इसमें क्या हुआ कि इसमें बजट पर बहस करने की बात हुई और निर्वाचन मंडल का गठन किया गया। इस समय कौन वायसराय का प्रतिनिधित्व कर रहे थे? लैंसडाउन। कौन? लैंसडाउन। फिर इनके बाद 1909 का भारत शासन अधिनियम आया। इसमें कौन थे? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय और मार्ले सचिव बन के आए थे। इनमें क्या हुआ कि मुस्लिम को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया और जातिवाद फूट डाल दिया, जिसलिए इसे फूट डालो राज करो का अधिनियम भी कहा जाता है। फिर आया सन 1919 का अधिनियम। इसमें क्या हुआ कि महिलाओं को भी निर्वाचन में वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ और ईसाई और बौद्ध का भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिल गया। इस समय वायसराय के रूप में काम कर रहे थे चेम्सफोर्ड मिंटो। और फिर इसमें 1919 के अधिनियम में क्या हुआ कि राज्य में द्वैत शासन लागू हो गया, जिसके में हस्ताक्षरित जो हस्तांतर विषय था वह भारतीयों को दिया गया और आरक्षित विषय था तो वह वायसराय को दिया गया था। फिर आया था सन 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसमें क्या हुआ कि राज्य का स्वायत्त समाप्त कर दिया गया और केंद्र में स्वायत्त लागू कर दिया। अब इसी से हम लोग भारत शासन अधिनियम का 80% संविधान में हम संरक्षित कर लिए। इसे ब्लू प्रिंट या कार्बन कॉपी भी कहा जाता है, इसीलिए हमारा संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि क्लीमेंट एटली जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे या लेबर पार्टी से थे और उधर से लड़ रहे थे विंस्टन चर्चिल जो कंजर्वेटिव पार्टी से, तो कंजर्वेटिव पार्टी का थे या विंस्टन चर्चिल वह हार गए और क्लीमेंट एटली जब प्रधानमंत्री लेबर पार्टी के बने थे तो उन्होंने भारत से वादा किया था कि हम जब प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो भारत को आजाद कर देंगे। तो उस समय 3 कैबिनेट मंत्री आए थे, क्रिप्स, लॉरेंस और एलेक्जेंडर। इसमें लॉरेंस अध्यक्ष कर रहे थे इस मिशन का और इन्हीं के आधार पर कैबिनेट मिशन के गठित किया गया था। और इस समय जो अंतिम वायसराय थे जो कैबिनेट मिशन का 1935 का जो अधिनियम आया उस समय तो लॉर्ड विलिंगटन थे, लेकिन कैबिनेट मिशन का जब बात हुआ, जब अंतरिम सरकार की बात किया गया तो उस समय वायसराय के रूप में लॉर्ड बेवेल आ गए थे। कौन? बेवेल आ गए थे। इन्हीं के आधार पर यह भारत का जो है वह अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। अंतरिम सरकार का जो उपाध्यक्ष जो उप वायसराय जो कहते हैं वह कौन बने थे? उपाध्यक्ष वह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने थे। और गृह मंत्री कौन बने थे? सरदार पटेल जी बने थे। और रेल मंत्री बने थे अरुणा आसफ अली। और रक्षा मंत्री बलदेव सिंह बने थे। और वित्त मंत्री लियाकत अली जी बने थे। और
शिक्षा मंत्री राजगोपालाचारी जी बने थे और श्रम मंत्री जगजीवन राम बने थे और इन्हीं को मंत्रालय, युवा मंत्रालय भी दे दिया गया था। और कृषि एवं खाद्य जो व्यवस्था था वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी देख रहे थे और ऊर्जा मंत्री के रूप में काम कर रहे थे होमी जहांगीर भाभा। और कानून मंत्री योगेंद्र नाथ जी थे। और इसी तरह से सभी को विभागीय बांट दिया गया था। उद्योग मंत्री पर जॉन मथाई जी काम कर रहे थे। उद्योग मंत्री पर कौन कर रहे थे? जॉन मथाई। अब इन्हीं के आधार पर यह अंतरिम सरकार की गठन किया गया था और साथ ही साथ यह संविधान सभा में कितने सदस्य रहेंगे इनकी चर्चा हम करेंगे।